मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म 25 मार्च से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? कई महिलाओं के आधार में जन्म तिथि गलत है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? यदि संपर्क में वैवाहिक स्थिति आप विवाहित पाई जाती है तो कैसे बदलवा सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म किस पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं इस योजना के लिए क्या पात्रता रहने वाली है। यहाँ पे जानकारी दी गई है। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है विवाहित हो जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। इसके बाद में अगला है तीसरे नंबर पर आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। ये 3 पात्रता होना जरूरी है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद में योजना अंतर्गत आप पात्रता के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। योजना के अंतर्गत ऐसी महिला अपात्र होगी जिसमें पहले नंबर पर आप दे सकते हैं जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। अगर आपके पास में 2.5 लाख से अधिक आय है वार्षिक आय, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला है जिनके परिवार कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। तीसरे नंबर पर जिनके परिवार कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग या उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। इसके बाद में अगला है चौथे नंबर पर जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी योजना अंतर्गत प्रति माह राशि 1000 रुपये या उससे अधिक राशि प्राप्त कर रही है। इसके बाद 5वें नंबर पर जिनके परिवार कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। इसके बाद में अगला है छठे नंबर पर जिनके परिवार कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड या निगम या मंडल उपक्रम के अध्यक्ष संचालक सदस्य हो। इसके बाद 7वें नंबर पर है जिनके परिवार कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। तो यहाँ बता दें पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर। इसके बाद में 8वें नंबर पर है जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। अगर आपके पास में 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके पास 5 एकड़ से कम भूमि होना जरूरी है। इसके बाद में 90 नंबर पर है जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन हो, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप दे सकते हैं। पहले नंबर पर है समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर समग्र सदस्य आईडी का ई-केवाईसी से सत्यापन होना चाहिए। इसके बाद में अगला है समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। तो आपके समग्र आईडी में जो आयु कैलेंडर रहेगी 1 जनवरी को 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। इसके बाद में अगला रहेगा समग्र आईडी में लिंग महिला हो। तो यहाँ पर दी गई जानकारी समग्र आईडी में लिंग महिला हो। 5वें नंबर पर है समग्र आईडी महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित या विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता होना जरूरी है। इसके बाद में अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता यहाँ पर दी गई है, आप दे सकते हैं। पहले नंबर पर है महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना जरूरी है और दूसरे नंबर पर है महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा होना जरूरी है और तीसरे नंबर पर है महिला के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन पोर्टल के संबंध में। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप दे सकते हैं। पहले नंबर पर है योजना से संबंधित 2 पोर्टल जारी किए जाएंगे, जिसमें पहले नंबर पर बताया गया है प्रथम पोर्टल नागरिकों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर निम्न सुविधाएं होगी। तो यहाँ पर दिया गया है cmladlibehna.mp.gov.in पर, जिसमें पहले नंबर पर रहेगा योजना की जानकारी, दूसरे पर रहेगा योजना से संबंधित परिपत्र और दस्तावेज, तीसरे पे अंतरिम सूची, चौथे पे अंतिम सूची और 5वें पे आपत्ति पंजीकरण और 6ठे पर आवेदन की स्थिति और 7वें पर डुप्लीकेट रसीद डाउनलोड हेतु सुविधा यहाँ पर रहेगी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आप दे सकते हैं अन्य पोर्टल केवल निम्न विभागीय यूजर हेतु उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। इसके बारे में बताएगा पहले नंबर पर है GRS या सचिव, दूसरे पर वार्ड अधिकारी, तीसरे पर राज्य स्तरीय और चौथे पर जिला स्तरीय। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पहले नंबर पर है वेब पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं। इसके बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किए जा सकते हैं। इसके बारे में बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सुविधा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सचिव, दूसरे नंबर पर सचिव या GRS और वार्ड अधिकारियों द्वारा स्वयं के समग्र पोर्टल के यूजर ID पासवर्ड के माध्यम से लाडली बहना पोर्टल पर आवेदन भरे जा सकेंगे। इसके बाद में अगला रहेगा अभिभावकों की जागरूकता हेतु जानकारी। तो
तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहले नंबर पर आप दे सकते हैं, यदि महिला के पास समग्र परिवार आईडी नहीं है तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आपको समग्र.gov.in पर आधार KYC के साथ समग्र परिवार आईडी के लिए आवेदन करें। परिवार आईडी अगले 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है वार्ड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाकर आवेदन जमा करना होगा, जिसका सत्यापन जनपद या नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है, यदि आवेदिका के पास समग्र सदस्य आईडी नहीं है तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपको आधार KYC के समग्र परिवार आईडी के लिए समग्र.gov.in पर आवेदन करें। इसके बाद में वार्ड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाकर आवेदन जमा करना होगा, जिसका सत्यापन जनपद या नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर है, यदि समग्र आईडी KYC सत्यापित नहीं है तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पहले नंबर पर आप दे सकते हैं, आधार KYC के लिए समग्र पोर्टल MP ऑनलाइन या CSC या LSK पर जाए। ये सुविधा नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। दूसरे नंबर पर यदि आधार का डेटा समग्र के डेटा से मेल खाता है तो समग्र में KYC स्थिति अपडेट की जाती है और इसके ठीक बाद LBY फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। इसके बाद तीसरे पर है, यदि आधार का डेटा समग्र डेटा से मेल नहीं खाता है तो GRS या सचिव या वार्ड अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर सत्यापित किया जाना होगा। ऐसे अनुरोधों के अनुमोदन के बाद समग्र आईडी पर जानकारी 24 घंटे के भीतर अद्यतन या प्रतिबिंबित किया जाता है। इसके बाद में अगला रहेगा आवेदिकाओं की जागरूकता हेतु जानकारी। तो इसके बारे में बताया गया है। चौथे नंबर पर आप दे सकते हैं, यदि आधार के अनुसार लिंग पुरुष है लेकिन आवेदक महिला है तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। पहले है, आधार केंद्र पर जाए और लिंग अपडेट करने के लिए अनुरोध सबमिट करें। इसके बाद दूसरे पर रहेगा, आधार में अपडेशन के बाद एक्टिविटी नंबर 3C करना होगा। पांचवें नंबर पर आप दे सकते हैं, यदि आधार में DOB गलत है परंतु आवेदिका निर्धारित आयु वर्ग अर्थात 23 से 60 में आती है तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। यानी अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया कि सबसे पहले आपको आधार केंद्र पर जाए और अपने DOB को अपडेट करने के लिए अनुरोध सबमिट करें। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहेगा, आधार में अपडेशन के लिए अपडेशन के बाद एक्टिविटी नंबर 3C करना होगा। इसके बाद अगला रहेगा छठे नंबर पर, यदि समग्र में वैवाहिक स्थिति अविवाहित पाई जाती है लेकिन महिला विवाहित है तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपको GP या वार्ड कार्यालय पर जाए और वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन करें। इसके बाद सातवें नंबर पर, यदि समग्र में KYC हो गया है लेकिन आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है तो इसके बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा पर जाए। दूसरा रहेगा, आधार के साथ एक आवेदन जमा करें। इसके बाद में फॉर्म में DBT विकल्प पर टिक करें या उसका उल्लेख करें। अब बात करते हैं 8वें नंबर के बारे में। तो 8वें नंबर पर दिया गया है, आधार बैंक से जुड़ा है लेकिन DBT सक्रिय नहीं है तो इसको कैसे इनेबल कराएं, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपको संबंधित बैंक शाखा पर जाए। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है, आधार और DBT सक्षम अनुरोध के साथ एक आवेदन जमा करें। इस योजना के लिए क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि ऑफलाइन फॉर्म, तो ऑफलाइन फॉर्म के बारे में बताया गया कि आवेदिका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना है। फिर इसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म, तो प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करना है। फिर इसके बाद में अंतिम सूची, तो प्रथम या अंतिम सूची जारी की जाना है। फिर इसके बाद में आपत्ति प्रबंधन, तो ऑनलाइन या अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण एवं निराकरण किया जाएगा। फिर इसके बाद में अंतिम सूची रहेगी, तो आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाना एवं स्वीकृति पत्र जारी किया जाना है। फिर इसके बाद में मासिक भुगतान, तो समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रति माह राशि भुगतान किया जाना है। दोस्तों, अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।